Today we are going to discuss about our next uh, act, that is a scheduled caste and the scheduled tribes prevention of the atrocity act 1989. That means SC/ST एक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज. ठीक है. हमने इससे पहले अपना जो एक्साइज राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 है उसको कवर कर लिया है. आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो आज की हम सीरीज में ये करने जा रहे हैं. इसमें हम सिर्फ प्री के जो क्वेश्चंस है ना, मतलब जो प्री से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको ही डिस्कस करेंगे. ये सिर्फ प्री से रिलेटेड ही ये सीरीज चल रही है हमारी. तो आज की जो प्री के हिसाब से है इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 है एंड चैप्टर 2 है. ठीक है. हम इन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखो चैप्टर 1 के अंदर क्या कौन कौन से सेक्शन है, हमारे दो ही सेक्शन है. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड सेकंड में डेफिनेशन दे रखी है, काफी सारी डेफिनेशंस हैं. ठीक है. एंड चैप्टर सेकंड बात करता है ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज. ठीक है. इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे दे रखे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा इसमें सेक्शन 3 है, जिसमें बात की जाती है कि पनिशमेंट दे रखी है एट्रोसिटीज की. ठीक है. एंड इसमें एक ये प्रिवेंशन वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद पिछली बार मेंस में भी आया था ये क्वेश्चन. एंड ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी ड्यूटीज क्या क्या दे रखी हैं, अगर वो नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उनको कितनी पनिशमेंट है. ये भी सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है. ठीक है. बाकी अब हम उसमें देखते हैं. तो ये छोटा सा एक्ट है. ठीक है. तो मेंस में भी इसमें ज्यादा मेंस के हिसाब से शायद इसमें ये स्पेशल कोर्स भी दे रखे हैं, उसमें राइट्स क्या होते हैं ये भी है. लेकिन हम सिर्फ यहाँ प्री के जो हिसाब से यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस एक्ट को. ठीक है. तो मैंने ये सारी चीजें आपके लिए एक ही जगह पर लिख दी हैं, इससे इजी रहता है. ठीक है. तो इसका एक्ट नंबर क्या है, इसका 33. सबसे पहले होती है किसी भी चीज की आइडेंटिटी. तो एक तो उसका नाम होता है और एक उसका क्या होता है, ये एक्ट नंबर और ये डेट्स होती हैं इंपॉर्टेंट. किसी भी एक्ट को हम जब पढ़ते हैं तो हम ये तीन चार चीजें पहले देखते हैं कि उसका नाम क्या है. सबसे पहले उसका टाइटल क्या होता है वो चीज देखते हैं. फिर कौन से नंबर का है ये, एंड किस डेट को इसको प्रेसिडेंट ने असाइन दी थी, एंड किस डेट से ये लागू हुआ था पूरे इंडिया के अंदर. ठीक है. तो एक्ट नंबर क्या है इसका, 33 ऑफ 1989. इनेक्टमेंट डेट है इसकी 11 सितंबर 1989. एंड इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 30 जनवरी, 30 जनवरी 1990. ठीक है. और ये मैं बता चुकी हूँ कि प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इसमें चैप्टर 1 और सेकंड ही इसके अंदर है. ठीक है. इसमें टोटल चैप्टर हमारे 4 हैं और 4A जो भी है, लास्ट जो चैप्टर हमारा 4A है. ठीक है. एंड सेक्शन 23 है और एक शेड्यूल है इसके अंदर. ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, एक्ट नंबर क्या है इसका, डेट कौन कौन सी आई है इसके अंदर इंपॉर्टेंट. तो एक तो है 11 सितंबर 1989 और एक है 30 जनवरी 1990. ठीक है. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो देखो, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट 1989. एक्ट नंबर है 33 ऑफ 1989. 11 सितंबर को इसको असेंट मिली थी प्रेसिडेंट साहब की. इसका प्रियम्बल क्या बोलता है, एन एक्ट टू प्रिवेंट. क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ द एट्रोसिटी. एट्रोसिटी क्या होती है ये हम अगली डेफिनेशन में देखेंगे. ठीक है. और पूरा जो सेक्शन 3 है वो इसी के बारे में बात करता है. ठीक है. तो ये प्रिवेंट करता है उन ऑफेंसेस को जो एट्रोसिटी के ऑफेंसेस होते हैं अगेंस्ट दी मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसके अगेंस्ट में लगता है ये एक्ट, तो जो मेंबर्स होते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब उनके लिए है ये एक्ट. उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करते हैं इस एक्ट के अंदर. अगर उनके साथ में कोई भी ऑफेंस हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो कि अननेचुरल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट में है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है. और ये स्पेशली जो SC एंड ST जो होते हैं उनके लिए ये बनाया गया है. एंड इसमें क्या बनाया गया बताया गया है, एक तो प्रिवेंट कर रहा है, दूसरा टू प्रोवाइड कराता है स्पेशल कोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस. कि ऐसे नहीं कि ये एक्ट बना दिया और कोर्ट्स जो है नॉर्मल जो कोर्ट्स है उनमें इनका केस चलेगा, नहीं. इसमें इनको कोर्ट्स भी बता दिए गए हैं कि इन इन कोर्ट्स के अंदर ही ये वाले मैटर को डील किया जाएगा, जिससे कि एकदम स्पीडी तरीके से वो जस्टिस मिल सके. एंड फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ द सच ऑफेंसेस, जिससे कि रिलीफ मिल सके जो विक्टिम है इस एक्ट के अंदर, जो भी विक्टिम आएगा एंड उनको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मिल सके, एंड मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंश्योरेंस देयर टू. ठीक है. एक ये भी चीज आजकल इम्पोर्टेंट हो गई है कि ये इसको इनेक्ट हुए कितना टाइम हो गया, तो 14th ईयर. ठीक है. इसको 14th ईयर हो गया रिपब्लिक, जिस दिन से हमारा इंडिया रिपब्लिक हुआ था उससे इसको 14th ईयर्स हो चुके हैं इसको. ठीक है. देन अब हम चलते हैं हमारा जो मेन है उसके ऊपर. देखो,
चैप्टर 1 क्या बात करता है? प्रिलिमिनरी। इसमें पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड दिस शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989। टाइटल क्या है इसका? द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। इतना तो हमको याद रहता है, लेकिन जो अंदर का ये रहता है ना, ये वाला हम ये भूल जाते हैं कि प्रोटेक्ट है कि प्रिवेंशन है, क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रिवेंशन है एट्रोसिटीज का, जो कि हमारे प्रियम्बल में बोल रखा था कि टू प्रिवेंट करते हैं ऑफेंस, कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट 1989 प्रोटेक्ट नहीं है। एग्जामिनर जो है वो जब डिसाइड करता है क्वेश्चन पेपर, तो वो ये प्रोटेक्शन भी लगाएगा उसमें, और भी चीजें लगाएगा, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ प्रिवेंशन की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, ये एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन द सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर देता है उस दिन को, मतलब जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया, उस दिन से इसका क्या माना जाता है? इन्फोर्समेंट माना जाता है। ठीक है। तो इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है इसकी? हमने ऊपर देखी थी, कौन सी है? 30 जनवरी 1990 को ये लागू हो गया था पूरे इंडिया के अंदर। सेकेंड है डेफिनेशन। और देखो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कोई कोई डेफिनेशन में क्या होता है, कोई भी किसी किसी सेक्शन एक्ट्स के अंदर कि डेफिनेशन डायरेक्ट टू और फिर ए बी सी डी, या फिर टू सेक्शन 2 और 1 2 3 इस तरीके से होता है। लेकिन इसमें किस तरीके से है? टू सबसेक्शन 1 और फिर उसके अंदर क्लॉजेज हैं। ठीक है, सबसेक्शन 1 है, फिर उसके अंदर क्या हमारे क्लॉजेज दे रखे हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर कहीं भी डेफिनेशन अगर पूछी जाती है ना, तो हम इस तरीके से डेफिनेशंस को लिखेंगे इसमें कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 का जो भी ए है, ठीक है, ए है या बी है, इस तरीके से हमें इनको याद रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पहली डेफिनेशन है इसके अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर है पहली डेफिनेशन एट्रोसिटी। जो हम पढ़ रहे थे कि ये एक्ट क्या करता है, पर्पस क्या है इसका? प्रिवेंट करना एट्रोसिटी ऑफेंसेस को। तो अब एट्रोसिटी होता क्या है? ठीक है, तो यहाँ इसके सिर्फ वर्ड को बताया गया है कि ये वर्ड का जो पनिशमेंट है ना, वो कहाँ दे रखी है? हमें सेक्शन 3 के अंदर दे रखी है। तो हमें सेक्शन 3 देखना पड़ेगा, तभी हम एट्रोसिटी को समझ पाएंगे। मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 के अंदर जो भी पनिशमेंट दे रखी है, उसमें जो जिन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट दे रखी है ना, वो एट्रोसिटी के अंदर कवर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोड। अगर कहीं भी इस एक्ट के अंदर कोड वर्ड का यूज हुआ है ना, तो उसका मतलब हम कहाँ से लेते थे? पहले तो लेते थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से लेते थे। ठीक है, लेकिन अब हम कहाँ से लेंगे इसका? BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से हम इसका मतलब निकाल के चलेंगे। ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है। देखो यहीं पे एक चीज और क्लियर कर लो कि CRPC का जो एक्ट नंबर है वो सेकेंड है 1974 का, और BNS का कौन सा है? 46 ऑफ 2023। ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं BB, डिपेंडेंट। अब देखो डिपेंडेंट होते कौन है? अगर जैसे विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके डिपेंडेंट्स किसको माना जाता है, या फिर कोई भी पर्सन होता है उसका डिपेंडेंट किसको माना जाता है? तो मीन्स द स्पाउस, चिल्ड्रंस, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर। देखो स्पाउस होगा, ठीक है, कोई भी स्पाउस हो गया। अगर एक हस्बैंड है तो वाइफ हो गई उसकी, और वाइफ है तो हस्बैंड उसका हो गया। ठीक है। चिल्ड्रंस हो गए उनके, पेरेंट्स हो गए उनके, पेरेंट्स हो जाएंगे, एंड ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे किसके? विक्टिम के। विक्टिम के स्पाउस, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है। अब ये एक सीक्वेंस दे देंगे, वो हमें एग्जामिनर जो है एक सीक्वेंस में सेट कर देंगे, और यहाँ कहीं भी हमें कुछ भी ऐड कर देंगे, टीचर्स को ऐड कर देंगे, या फिर हमारे फ्रेंड्स को ऐड कर देंगे, इसमें कहीं भी कहीं कुछ भी ऐड करके नहीं, और ये सीक्वेंस पूछेंगे। तो हमें ये सीक्वेंस भी क्लियर होना चाहिए कि स्पाउस, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम who are dependent wholly or mainly on the such victim for his support and maintenance, जो कि या तो पूरी तरीके से या कुछ तरीके से क्या होते हैं, विक्टिम के ऊपर उसकी फॉर द सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है VC, इकोनॉमिक बॉयकॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो मीन्स क्या होता है? अ रिफ्यूजल टू डील विद वर्क फॉर द हायर और डू बिजनेस विद एन अदर पर्सन। रिफ्यूजल कर देना उसको किसी दूसरे पर्सन के साथ में वर्क करने से, बिजनेस करने से, या हायर करने से उसको मना कर देना। ठीक है। टू डिनाई अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग एक्सेस टू द सर्विसेज और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटी फॉर द रेंडरिंग सर्विस फॉर द कंसिडरेशन, मतलब किसी भी और तरीके की अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसमें सर्विसेज होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसके लिए भी उसको क्या कर देना? डिनाई कर देना। थर्ड है refusal to deal with anything on the terms on which the things would be commonly done in the ordinary course of business।
मतलब उन चीजों के लिए भी रिफ्यूज कर देना जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चल रही है, उन चीजों के लिए भी क्या कर देना, एक तरीके से उनको मना कर देना। टू abstain from the professional or the business relationship that one would maintain with the other। ठीक है, एब्सटेन कर देना उसको, प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं वन वुड मेंटेन विद अदर, जो दूसरों के साथ में अगर कोई भी विक्टिम, जो भी एस सी एस टी का जो मेंबर है, अगर वो किसी और के साथ में अपना कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है, प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप, तो उससे भी उसको क्या कर देना, एब्सटेन करवा देना उसको। तो देखो यहाँ पे चार चीजें हैं। पहला है टू रिफ्यूजल कर देना, देन टू डील विद द वर्क और फॉर हायरिंग एंड बिजनेस करने से, टू डिनाई कर देना किसी भी अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, एंड टू रिफ्यूज कर देना एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑन विच डू कॉमनली डन द ऑर्डनरी कोर्स में जो भी चीजें हो रही हैं ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उन चीजों के लिए डिनाई कर देना एंड abstain कर देना उसको फ्रॉम द प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप दैट वन वुड मेंटेन विद द अदर्स पर्सन। ठीक है, तो ये हमारा होता है इकोनॉमिक बॉयकॉट, मतलब उसको एक तरीके से उसको जहां वो काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं अपना, या किसी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से कर रहे हैं, किसी को कोई किसी भी तरीके की सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहे हैं, उनसे वहां से उनका रिलेशनशिप या जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसको क्या करवाना, दूर करवा देना, उसको खत्म करवाना। ये होता है इकोनॉमिक बॉयकॉट करवा देना। ठीक है, बीडी क्या बोल रखा है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्स क्या होते हैं, तो मीन्स एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्स जो स्टैब्लिश किए जाएंगे अंडर द सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन 14 के अंदर, एक्सक्लूसिवली ट्राई फॉर द ऑफेंसेस। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स कहाँ स्टेब्लिश किए जाएंगे, सेक्शन 14 इससे डील करेगा। ठीक है, कौन करेगा, किस तरीके से करेंगे, कौन से मजिस्ट्रेट रहेगा, तो ये सारी चीजें सेक्शन 14 के अंदर देखेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स क्या होते हैं, शेल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। देखो, इसको याद रखने की जरूरत है कि फॉरेस्ट राइट की डेफिनेशन यहाँ तो देनी रखी है, लेकिन कहाँ दे रखी है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर जो दे रखी है, इसको हमें याद रखना है कि कौन से एक्ट में, डेफिनेशन नहीं देखनी है हमें कि कौन से सेक्शन में क्या डेफिनेशन दे रखी है, बस हमें ये याद रखना है कि कौन से अधिनियम के तहत दे रखी है और उसके किस सेक्शन के अंदर दे रखी है फॉरेस्ट राइट की डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन 3(1) के अंदर दे रखी है। देन उसके बाद में बी एफ बोलता है मैनुअल एक्सपेंजर, ये क्या होता है, तो शेल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन द क्लॉज जी of the subsection 1 of the section 2 of prohibition of the employment as a manual scavenger and their rehabilitation act 2013। ठीक है, अब इसकी भी सिंपल सी चीज है कि इसकी भी डेफिनेशन हमें इसके अंदर तो देनी रखी है एससी एसटी में, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि किस अधिनियम के तहत इसको परिभाषित किया गया है, तो ये है जो ये हो जाएगा Prohibition of Employment as a Manual Scavenger and their Rehabilitation Act 2013। इसका सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 3 हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉरेस्ट राइट का जो सेक्शन था वो सेक्शन 3 था, एंड मैनुअल स्कैवेंजर का सेक्शन सॉरी सेकंड हो जाएगा। देन हम चलते हैं बीजी। बीजी में क्या दे रखा है, पब्लिक सर्वेंट, तो मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। जो पहला हमारा आईपीसी था उसके अंदर जहाँ 21 के अंदर जो परिभाषित कर रखा है उसको हम पब्लिक सर्वेंट लेके चल रहे थे, लेकिन आज के बीएनएस में अगर हम देखते हैं तो 20 पब्लिक सर्वेंट डिफाइन कर रखा है। मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन 25 26 27 28 के अंदर है शायद, आई थिंक 28 के अंदर इसमें डिफाइन कर रखा है। एक मिनट, सेक्शन सेकंड का जो सेकंड में डेफिनेशन दे रखे हैं ना, उसके 28 में है। मैं अभी एक बार क्रॉस चेक करती हूँ, वेट अ मिनट। हम्म, हाँ 28 के अंदर की दे रखी है। ठीक है, इनको बहुत मुश्किल है सिक्वेंस में याद करना। तो इसमें क्या बोल रखा है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड, लेकिन जो बीएनएस का जो प्रोविजन है वो कौन सा है हमारा, सेक्शन 228 है। एज वेल एज any other person deemed to be the public servant under any other law for the time being in force and include any person acting in his official capacity under the central government of the state government as the case may be। एक तो देखो पब्लिक सर्वेंट तीन तरीके से बता रखा है, एक तो वो है जो कि हमारे आज के बीएनएस 2023 के जो
सेक्शन जो सेकेंड का जो 28 है उसके अंदर जो डिफाइन कर रखा है वो हमारा क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। और क्या बोल रखा है, एज वेल एज एनी अदर पर्सन डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी अदर लॉ, या किसी और भी किसी लॉ के अंदर अगर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दे रखी है तो वो भी क्या हमारा पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ठीक है। और और तीसरा बोल रखा है कि कोई इंक्लूडिंग एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जो कि क्या करता है, एक्टिंग करता है ऑफिशियल कैपेसिटी में रह के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो वो भी क्या हमारा पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा उसको। ठीक है। देखो यहाँ तक तो हमें दे रखे थे बी के अंदर के जो पोर्शन है, मतलब बी में कुछ अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ऐड किए गए। तो फर्स्ट के अंदर हमारा एट्रोसिटी है, बी सॉरी ए के अंदर एट्रोसिटी है, बी के अंदर कोड है। फिर बी के अंदर स्टार्ट हुए हैं बी 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 सी बी डी बी ई बी जी बी एफ और बी जी, यहाँ तक है। तो ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि बी में डिपेंडेंट है, बी सी इकोनॉमिक बॉयकॉट, बी डी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्स, बी ई फॉरेस्ट राइट, बी एफ मैनुअल स्ट्रेंजर, बी जी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। एंड फिर हमारा आता है सी, सी में क्या बोल रखा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स क्या होते हैं। तो इनकी वही मीनिंग दिया जाएगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 के 36 में 366 के जो क्लॉजेज हैं 24 एंड 25, उसमें जो डेफिनेशन दे रखी है वही से मीनिंग इनका समझा जाएगा। ठीक है। अब हमसे ये नहीं पूछने वाले हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग के आर्टिकल में कौन कौन सी क्या डेफिनेशन दे रखी है, हमसे सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन किस में दे रखी है, या फिर कौन से प्रोविजन में एस सी एस टी के में दे रखी है। तो हमें ये याद रखना है कि सेक्शन सेकंड के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सी के अंदर हमें डेफिनेशन दे रखी है। अब अगर उसमें पूछ रहा है कि हम इसका मीनिंग कहाँ से असाइन करेंगे, तो वो हम करेंगे क्लॉज 24 एंड 25 ऑफ द सेक्शन आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ये क्लॉज याद रखने हैं कि शेड्यूल कास्ट का क्लॉज है 24 एंड शेड्यूल ट्राइब का है 25। ठीक है। देन डी में दे रखा है स्पेशल कोर्ट्स कौन कौन होते हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स मींस कोर्ट ऑफ सेशन होता है जो स्पेसिफाइड किया गया है सेक्शन 14 के अंदर। ठीक है। देन क्या बोल रखा है, ई के अंदर दे रखा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। तो मींस अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेसिफाइड एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एज एडवोकेट है, जो कि सेक्शन 15 में बताया जाएगा आगे कि कौन हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, कौन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेगा। ठीक है। और एडवोकेट कौन से एडवोकेट्स रहेंगे, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें आगे, बस हमें यहाँ ये देखना है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के क्लॉज ई के अंदर पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया हुआ है, जो कि हम कहाँ से रेफर करेंगे, सेक्शन 15 से रेफर करेंगे। ठीक है। ई ए, अब ई के अंदर है। ठीक है, जैसे वहां बी के अंदर थे, बी के अंदर कितने थे, बी 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 सी बी डी बी ई बी एफ बी जी, उसके अंदर 6 प्रोविजन, 6 डेफिनेशन दे रखी थी। इसके अंदर हमारे 4 डेफिनेशन दे रखी है। बी सॉरी ई ए के अंदर दे रखा है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, जो कि स्पेसिफाइड किया गया है अपेंडेड टू दिस एक्ट, मतलब जो लास्ट में दे रखा है वो हमारा शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है। सोशल वर्कर क्या होता है, तो सोशल इकोनॉमिक वर्कर हमने कहाँ देखा था, इकोनॉमिक वर्कर देखा था बी सी के अंदर। ठीक है। हाँ, बीसी के अंदर देखा था ना मैंने, इकोनॉमिक बॉयकॉट केस में रिफ्यूज कर देना कोई भी काम, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उससे डिनाई कर देना, या फिर कोई कोर्ट ऑफ बिजनेस में कोई काम करने से रिफ्यूज कर देना या abstain कर देना उसको रिलेशनशिप से, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उससे। ठीक है। सोशल बॉयकॉट में क्या होता है, मीन्स रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विसेज, मतलब किसी पर्सन को पर रिफ्यूजल कर देना, किसी पर्सन को रिफ्यूज कर देना कि वो उसको परमिट नहीं करे कोई भी चीजें देने के लिए या रिसीव करने से, जो कस्टमरी सर्विसेज होती हैं उनको, या तो वो उससे ले भी नहीं और उससे रिसीव भी नहीं करे और उसके लिए रेंडर भी नहीं करे, और sorry, or to render or to abstain from social relationship that one would maintain with the other person or to isolate him from the others। ठीक है। और abstain कर देना उसको from the social relationship से, जो कि दूसरे लोगों के साथ में उसका जो सोशल रिलेशनशिप है, जैसे कि अगर एस सी एस टी एक्ट में देखें तो दो पड़ोसियां होती हैं, एक एस सी एस टी के हैं एक अदर की है, तो उनके जो भी रिलेशनशिप है जो एक दूसरे के साथ में अब तक मेंटेन करते आ रहे थे, उनको किसी वजह से उनको एब्सटेन कर देना। ठीक है। और उनको पूरी तरीके से पूरा एक जो अकेला जो मतलब ऐसे मान के चल सकते हैं कि एक कॉलोनी के अंदर क्या है, एक एस सी एस टी का घर है, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया हमने, आइसोलेट कर दिया है, उसके मेंबर्स को आइसोलेट कर दिया है हमने किसी भी रीजन की वजह से। तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा सोशल बॉयकॉट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसी के अंदर दे रखा है विक्टिम। विक्टिम क्या होता है, मीन्स एनी इंडिविजुअल हु फॉल विद इन द डेफिनेशन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। विक्टिम कौन होगा, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। ठीक है। and who has suffered any experienced physical, mental, psychological, emotional और monetary harm, किस तरीके का harm है उसको,
एक्सपीरियंस फिजिकल है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, मॉनेटरी हार्म्स है, और हार्म टू हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को हार्म है एज रिजल्ट ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है ये सारा? कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की वजह से हो रहा है अंडर दिस एक्ट, एंड इंक्लूड हिज रिलेटिव्स, और उसमें किसको इंक्लूड किया गया? रिलेटिव्स, लीगल गार्जियंस एंड उसके लीगल एयर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है विक्टिम के अंदर। ठीक है, और यही डेफिनेशन हमारी कहाँ दे रखी थी? ये ऐसी डेफिनेशन हमारी बीएनएसएस की सेक्शन 1 वाई के अंदर दे रखी है। उसमें उसमें ये बोल रखा है कि विक्टिम के अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे? लीगल गार्जियंस को और लीगल एयर्स को उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो विक्टिम कौन होता है? जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन को फॉलो करता है। ठीक है, एंड उसने सफर किया है कोई भी एक्सपीरियंस फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मॉनेटरी हार्म, और उसकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म हुआ है, किस वजह से? जो उसके साथ में ऑफेंस कमिट हो रहा है उसकी वजह से, अगर उसने उसने कोई प्रॉपर्टी में लॉस देखा है, हार्म देखा है, या फिर उसको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मॉनेटरी किसी तरीके से हार्म हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? विक्टिम। और उसके जितने भी रिलेटिव्स हो गए, लीगल गार्जियंस हो गए और एयर्स हो गए, वो क्या कहलाएंगे? हमारे विक्टिम की डेफिनेशन के अंदर ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, ईडी में दे रखा है विटनेस। विटनेस मीन्स एनी पर्सन हु इज acquainted with the facts and circumstances or in is in possession of any information or knowledge necessary for the purpose of investigation। देखो, इसमें क्या बोल रखा है? कोई भी पर्सन है जो acquainted है, मतलब acquainted मतलब उसको नॉलेज है उन फैक्ट्स के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में, और इज इन द पोजेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, या उस या तो वो acquainted है फैक्ट्स, उसको उसको नॉलेज है उन फैक्ट्स वगैरह, मतलब वो उसको मतलब उसको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में उसको नॉलेज है, या उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या नॉलेज है जो कि नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, ऑफ एनी क्राइम इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस, जो ऑफेंस हो रहा है उसके रिगार्डिंग उसके पास कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर हेल्प कर सकते हैं। एंड हु इज और मे बी रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन, या तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या उसको रिक्वायर किया था इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और मेक अ स्टेटमेंट और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, या कोई स्टेटमेंट देता है वो, डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल ऑफ द सच ऑफ सच केस, एंड इंक्लूड करते हैं उसमें विक्टिम। ठीक है, विटनेस के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? विक्टिम को भी इंक्लूड करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि विक्टिम के अंदर किसको इंक्लूड करते हैं, तो उसके लीगल रिलेटिव्स जो हैं, मतलब रिलेटिव्स, लीगल गार्जियंस एंड लीगल एयर्स को। लेकिन अगर पूछे विटनेस के अंदर किसको इंक्लूड करते हैं, उसमें ऑप्शन दे दे आपको कि रिलेटिव्स, लीगल गार्जियंस, लीगल एयर्स एंड विक्टिम, तो आप उसमें ऑप्शन में विक्टिम देखेंगे। ठीक है, तो एक और देखते हैं विटनेस क्या होता है। विटनेस मीन्स एनी पर्सन हु इज acquainted विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, मतलब उसको पता है कि क्या चल रहा है, कौन से फैक्ट, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या फैक्ट है, उसको नॉलेज है। ठीक है, या फिर उसके पास में उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो कि क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल में हेल्प कर सकती है, उसके पर्पज से है। ठीक है, और हु इज और मे बी रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन, या ठीक है, या तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या उसको कोर्ट ने रिक्वायर किया है कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, कोई स्टेटमेंट दीजिए और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी के दौरान। और उसमें किसको इंक्लूड किया गया? हमारा जो विक्टिम होता है उसको भी विटनेस के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एफ बोल रखा है कि जो वर्ड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर as a case may be shall be deemed to have meaning respectively assigned to them in those enactment। ठीक है, देखो, इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी अगर कोई भी एक्सप्रेशन या वर्ड है जो यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन डिफाइन किया गया है कहाँ वो? ठीक है, वो कहाँ डिफाइन किया गया है? हमारे या तो जो हमारा आईपीसी था उसके अंदर, जो कि अब बीएनएस है, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट बीएसए के अंदर, या फिर सीआरपीसी के अंदर, बीएनएसएस के अंदर जहाँ डिफाइन किया गया था उसका मीनिंग वहीं से ले लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये सेकेंड सबसेक्शन? सेकेंड बोलता है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी enactment टू द प्रोविजंस thereof shall in relation to the area in which such enactment or the provisions is not enforced we construct or reference to the corresponding। मतलब इसमें सिंपल सी बात यही है कि अगर ऐसी कोई एरिया है जहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होता है, तो मतलब इसको क्या मानेंगे? रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा, कंस्टिट्यूट करेंगे एज रेफरेंस टू द करस्पॉन्डिंग लॉज इन एनी इन्फोर्स इन दैट एरिया, मतलब जो उसमें कोई भी लॉ एप्लीकेबल होता था उसके करस्पॉन्डिंग इसको रेफर करेंगे। ठीक है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देख ली हैं।
आई होप ये क्लियर हुई होगी, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब हमारा सबसे बड़ा सेक्शन आता है, चैप्टर सेकंड के अंदर आता है हमारा पनिशमेंट वाला पोर्शन आता है। ठीक है। इसमें आता है पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी। इसको हम बाद में देखते हैं, थोड़ा लंबा सेक्शन खिंच जाएगा ये। इससे पहले हम जो हमारे जो छोटे छोटे सेक्शन है ना, सेक्शन 4, 5, 6, उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कवर कर लेते हैं। इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। देखो 4 में क्या बोल रखा है, 3 में कुछ नहीं है। 3 में क्या दे रखा है, सेक्शन 3 के अंदर बात करते हैं कि एट्रोसिटी के ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं और उनकी पनिशमेंट क्या होती है। सबसे मेन जो सेक्शन है ना, वही सेक्शन है। प्री में भी वही इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेंस में भी वही इंपॉर्टेंट होगा, वहां से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, पहले ये देखते हैं। ओके। ठीक है। देखो चैप्टर 4 में क्या बोल रखा है, पनिशमेंट फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द ड्यूटीज। पनिशमेंट दे रखी है, अगर कोई नेग्लेक्ट करे तो अपनी ड्यूटीज को, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कौन है, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, हम यही रिवीजन कर सकते हैं इसके साथ ही। तो इसकी डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, तो सेक्शन सेकेंड के क्लॉज 1 का सेक्शन था बीजी, आई थिंक बीजी। ठीक है। बीजी के अंदर हमने पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन देखी थी। उसमें हमने ये देखा था कि आईपीसी के अंदर जो पहला वाला था उसमें 21, एंड जो आपका हमारा जो बीएनएस है उसके अंदर सेक्शन सेकंड की 28 के अंदर दे रखी है। ठीक है। तो whoever being a public servant but not a member of the scheduled caste and scheduled tribe, मेंबर नहीं है वो एस सी एस टी एक्ट के अंदर, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब मेंबर नहीं है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट है। क्या करता है वो, बिलफुली नेग्लेक्ट करता है अपनी ड्यूटीज को, बिलफुली जानबूझ के क्या करता है, अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर देता है। जिनको रिक्वायर्ड था उसको कि वो परफॉर्म करेगा, उसको अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, जो भी रूल्स वगैरह हैं या फिर इस एक्ट के अंदर जो भी है उसको परफॉर्म करनी चाहिए थी वो ड्यूटीज, लेकिन वो बिल्कुल इनको नेग्लेक्ट कर देता है। ठीक है। तो shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year। तो इसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, हमारे 6 महीने से लेके 1 साल तक की उसकी पनिशमेंट है। सीधी सी बात है। 3 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहले, कोई भी पर्सन पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, लेकिन वो एस सी एस टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। बिलफुली क्या करेगा, नेग्लेक्ट करेगा ड्यूटीज को, जो कि उसको परफॉर्म करनी सी इस एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 6 महीने से लेके 1 साल तक की उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब जहाँ हम ये बात कर रहे हैं ना कि ड्यूटीज नेगलेक्ट की है, अब ये ड्यूटीज कौन कौन सी है, तो ये सबसेक्शन सेकंड बात करता है इसका। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। देखो ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक सर्वेंट रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल इंक्लूड्स, ये सारी ड्यूटीज होती हैं उसकी। देखो पहली है, टू रीड आउट एन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट द इंफॉर्मेशन गिवन ओरली एंड रिड्यूस टू राइटिंग बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन बिफोर टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द इंफॉर्मेंट। पहला है रीड आउट। क्या करेगा वो, रीड आउट करेगा। ठीक है। किसके लिए करेगा, इंफॉर्मेंट के लिए करेगा। किसको करेगा, इंफॉर्मेशन को करेगा। इंफॉर्मेशन अगर उसको ओरली दी है तो वो पहले उसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, अगर उसको ओरली कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वह उसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में। ठीक है। और उसके सिग्नेचर्स लेने से पहले, इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर्स लेने से पहले उसको रीड आउट करके सुनाएगा कि क्या आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं, या फिर मेरे द्वारा जो लिखी गई है ये सही तरीके से लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। ठीक है। तो इसीलिए उसकी ड्यूटीज क्या होती है कि वो रीड आउट करेगा। पहला, रीड आउट करेगा वो इंफॉर्मेशन को टू द इंफॉर्मेंट के लिए, उसने ओरली दी है तो उसको रिड्यूस करेगा राइटिंग में। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, उसकी ड्यूटीज रहेगी है बिफोर टेकिंग द सिग्नेचर्स ऑफ द इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर्स लेने से पहले ही रीड आउट करके सुनाएगा उसको। ठीक है। सेकंड है टू रजिस्टर अ कंप्लेंट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सेकंड क्या करेगा वो, रजिस्टर करेगा कंप्लेंट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत क्या करेगा वो, जो भी कंप्लेंट है या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफ आई आर को दर्ज करेगा, and other relevant provisions and to register it under the appropriate sections of this act। और मतलब जो भी एक्ट के अंदर जब रजिस्टर करेगा ना एफआईआर को, कंप्लेंट को, तो जो भी अप्रोप्रिएट सेक्शन, जिन सेक्शंस के अंदर वो ऑफेंस बन रहा है, जो भी रेलिवेंट प्रोविजंस है उनको भी उसमें क्या करेगा, उसको रजिस्टर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है टू फर्निश अ कॉपी। क्या करेगा, कॉपी फर्निश करेगा किसकी, इंफॉर्मेशन की, सो रिकॉर्डेड देयर विद फॉर्मेट देयर फॉर्मेट।
मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसने रिकॉर्ड की है उसकी एक कॉपी फर्निश करेगा किसको, इन्फॉर्मेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट डी में बोल रखा है टू रिकॉर्ड, क्या करेगा, रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम एंड द विटनेस। स्टेटमेंट किसके, विक्टिम के और विटनेस के, भाई क्योंकि इन्फॉर्मेंट का तो वो लिख चुकी है, ऊपर पहले लिख चुका है वो। अब कौन बचते हैं, जो विक्टिम है वो और जो विटनेस है वो, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा आगे चल के। ठीक है। फिर क्या करवाएगा, टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड क्या करेगा, फाइल करेगा चार्जशीट। दो चीजें करेगा ई के अंदर, कि कंडक्ट करवाएगा इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट को फाइल करेगा इन द स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर क्या करवाएगा वो। एंड टू एक्सप्लेन द डिले, अगर कोई डिले हो जाता है तो उसको राइटिंग में एक्सप्लेन करेगा कि इस वजह से मुझे डिले हो गया है, ये जो भी चार्जशीट है, फाइनल चार्जशीट है, इसको फाइल करने में टाइम लग गया है, तो वो उसकी रिटर्न में रीजंस लिख के देगा। ठीक है। देन क्या बोल रहा है, करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम ट्रांसलेट करेगा एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, क्या करेगा, टू करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम करेगा, ट्रांसलेट करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। ठीक है, करेक्ट तरीके से उनको चढ़ाएगा, जैसे रिकॉर्ड में चढ़ाते हैं ना कंप्यूटर के ऊपर वो, पुलिस स्टेशन के अंदर, उस तरीके से, तो उसको करेक्ट तरीके से करेक्ट फॉर्म के अंदर और अच्छे से ट्रांसलेट करके, किसी ने कुछ भी इन्फॉर्म किसी भी लैंग्वेज में दिया तो उसको अच्छे से, जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर क्या करेगा, उसको अच्छे तरीके से फ्रेम करेगा। and to performs other duties and to performs other duties as specified by this in this act or rules made there under, इस अधिनियम के तहत या कोई भी और रूल्स हैं जिनके अंदर कोई और ड्यूटीज बताई गई हैं तो उनको भी परफॉर्म करेगा। ठीक है। Provided that the charges in this regard against the public servant shall be booked on the recommendations of the administrative inquiry, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के बाद ही उस कोई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर चार्जेस लगाएंगे। भाई वो पब्लिक सर्वेंट है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, आम इंसान नहीं, वो पब्लिक सर्वेंट है, उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। ठीक है। तो इसीलिए जब उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएंगे ना, तो उससे पहले क्या किया जाएगा, रिकमेंडेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की जाएगी। अगर इंक्वायरी में वो दोषी पाया जाता है या कुछ भी उसके अगेंस्ट में पाया जाता है कि उसने कुछ वायलेशंस किया है, नेग्लेक्ट किया है, तो तब जाके जब रिकमेंड करेंगे तब ये सारी चीजें, ये इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। ठीक है। देखो एक बार हम डिटेल्स को देखते हैं, ऊपर से देखते हैं पूरा। देखो इसमें क्या बोल रखा है, सर्विस में पब्लिक सर्वेंट होगा लेकिन मेंबर नहीं होना चाहिए वो SC ST का, विलफुली नेग्लेक्ट करेगा अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने से जो इस एक्ट के अंदर या फिर रूल्स के अंदर डिपेंड की हुई है, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 6 महीने से लेके 1 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड के अंदर क्या बोल रखा है, ड्यूटीज होंगी, पहली है टू रीड आउट, दूसरी है टू रजिस्टर, तीसरी फर्निश, चौथी टू रिकॉर्ड, फिफ्थ है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्जशीट, सिक्स्थ इज करेक्टली प्रिपेयर एंड फ्रेम एंड ट्रांसलेट एंड परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज। ठीक है। तो देखो, तो रीड आउट करेगा इन्फॉर्मेंट के लिए इन्फॉर्मेशन को जो कि ओरली दी गई है, रिड्यूस करेगा उसको राइटिंग में, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन की ड्यूटी रही गई है, एंड सिग्नेचर्स लेने से पहले उसको रीड आउट करके सुनाएगा। ठीक है। तो रजिस्टर करेगा कंप्लेंट को या फिर FIR को रजिस्टर कराएगा, और जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं या अप्रोप्रिएट लगते हैं सेक्शंस, उनको यहाँ पे रेलिवेंट तरीके से उनको रजिस्टर करेगा। ठीक है। एंड फर्निश करेगा, जो भी उसने रिकॉर्ड किया है उसकी कॉपी क्या करेगा, फर्निश करेगा, किसके लिए फर्निश करेगा, हमारे इन्फॉर्मेंट के लिए करेगा। तो रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट, विक्टिम और विटनेसेस की रिकॉर्ड स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराएंगे एंड चार्जशीट को फाइल करेंगे स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स के अंदर विद इन द 60 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्ट फाइल करेंगे चार्जशीट को, एंड करेक्टली प्रिपेयर करेगा, फ्रेम करेगा, ट्रांसलेट करेगा किसी भी डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, एंड परफॉर्म करेंगे अदर ड्यूटीज जो इस एक्ट या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग जो बताई गई होंगी उनको भी। एंड कोई भी चार्ज बुक करने से पहले उनके ऊपर सबसे पहले रिकमेंडेशंस आएगा किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का, जब रिकमेंडेशंस आएंगे तभी उनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, सब्सेक्शन 3, द कॉग्निजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी derelictions of the duty referred to in subsection second by the public servant shall be taken by the special court, special courts, and shall give directions for the penal proceedings against such public servant। तो कॉग्निजेंस किसके द्वारा लिया जाएगा, CDC बात है, स्पेशल और एक्सक्लूसिव कोर्ट क्या लेंगे उसमें, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स का लेंगे उसमें कॉग्निजेंस लेंगे, एंड शall डायरेक्ट करेंगे फॉर द penal proceeding against whom। ठीक है। सेक्शन 4 आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ये ड्यूटीज अच्छे से याद रखनी होंगी, टू रीड आउट, रजिस्टर, फर्निश, रिकॉर्ड, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, प्रिपेयर एंड परफॉर्म्स अदर ड्यूटीज। ठीक है। फिर है इनहांस पनिशमेंट, तो whoever having already been convicted, पहले से ही कन्विक्टेड है, कैसा है, ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड,
already being convicted है of an offense under this chapter is convicted for the second offense, second and or any other subsequent of the second offense, so shall be punished with imprisonment for term which shall not be less than 1 year, but which may extend to the punishment provided for that offense. ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट कितनी है? नॉट बी लेस देन 1 year, 1 साल से कम की तो पनिशमेंट होगी नहीं उसके लिए, सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए। लेकिन जो ऑफेंस उसने किया है ना सब्सिक्वेंट में, जितनी उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उतने तक एक्सटेंड कर जाएगी, लेकिन 1 साल से कम की नहीं होगी। ठीक है, देखो इससे सेक्शन 6 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड की कुछ प्रोविजंस हैं जिनकी एप्लीकेबिलिटी इस सेक्शन के अंदर, इस एक्ट के अंदर बताई गई है कि वो भी एप्लीकेबल होंगे इसके अंदर। तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 34, ठीक है, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट्स सॉरी कॉमन इंटेंशन के बारे में बात करता था 34। ठीक है, एंड चैप्टर 3 पनिशमेंट के बारे में, चैप्टर 4 जो कि डील करता था जनरल एक्सेप्शन प्रोविजंस जो थे उनसे, चैप्टर 4 जो अबेटमेंट से रिगार्डिंग है, चैप्टर 5 एंड 5A, 5A में हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दे रखा था, एंड सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट वाला, एंड चैप्टर 23 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, 23 में अटेम्प्ट दे रखा था। तो वो यहाँ पे क्या होंगे? अप्लाई होंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, पर्पस ऑफ द इंडियन पिनल कोड, मतलब ये जो सेक्शन है ना, जैसे सेक्शन 34 हो गया, मैं इधर इनको लिख देती हूँ जगह। सेक्शन 34, देन सेक्शन 149, ठीक है, ये तो हो गए। फिर है हमारे चैप्टर, चैप्टर चैप्टर हो गया, कौन कौन सा चैप्टर है? 3 पनिशमेंट वाला हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, वेट अ मिनट, इधर चैप्टर 3 हो गया, ठीक है, एंड चैप्टर 4 हो गया, एंड चैप्टर 5 हो गया, एंड 5A हो गया, और कौन सा है? 23। तो ये सारे, ये जो प्रोविजंस है ना, ये हमारे क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं इधर। Okay, ठीक है, तो ये प्रोविजंस क्या होते हैं? जो आईपीसी के जो ये प्रोविजंस है, ये एप्लीकेबल होते हैं। अब आप मुझे ये बताना कि ये हमारे जो नया बीएनएस जो है, उसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो आप ये कमेंट में बताना कि ये कौन कौन से प्रोविजंस हैं। देन हमारा सेक्शन आता है 7, फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द सर्टेन पर्सन ऑफ द सर्टेन पर्सन, मतलब कुछ पर्सन की प्रॉपर्टी को फॉरफीच कर लिया जाता है, तो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारा है। ठीक है, तो वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, जब किसी भी पर्सन को क्या किया गया? कन्विक्टेड कर दिया गया। कन्विक्टेड मतलब उसको पनिशमेंट मिल चुकी है, उसका गिल्ट प्रूफ हो चुका है कि ये कन्विक्टेड है, कल्प्रिट है, जो भी है, उसको सजा मिल गई है कोर्ट के द्वारा, तो वो पर्सन की बात की जा रही है। तो where a person who has been convicted of any offense punishable under this chapter, इस चैप्टर के अंदर जो भी पनिशमेंट दे रखी है ना, उनके लिए जब उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो स्पेशल एक्सक्लूसिव के जो स्पेशल कोर्ट्स है ना हमारे, स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? मे इन एडिशन टू अवार्डिंग एनी पनिशमेंट, जो उन्होंने पनिशमेंट अवार्ड की है, जैसे अगर वो सेक्शन 3, इस चैप्टर का जो सेक्शन 3 है, अगर उसके अंदर उसको पनिशमेंट दी गई है, तो उसके एडिशन में जो भी पनिशमेंट दी गई है, उसके एडिशन में क्या किया जाएगा? बाय ऑर्डर इन राइटिंग डिक्लेयर दैट एनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल और बोथ belonging to that person which has been used for the commission of that offense shall stand forfeit to the government। ठीक है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? फॉरफिट कर लिया जाएगा। देखो, कन्विक्टेड पर्सन होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट का डिसीजन आ गया हो, उसको पनिशमेंट मिल चुकी हो, पनिशमेंट के एडिशन में उसको कोई भी ऑर्डर उसके अगेंस्ट में आया है, ऑर्डर राइटिंग में है, वो डिक्लेयर करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, बिलोंग करती है उसे, और जो कि यूज की गई है फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को, तो उसको क्या कर लिया जाएगा? फॉरफिट कर लिया जाएगा टू द गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब सबसेक्शन सेकंड क्या बोलता है? कि वेयर एनी पर्सन इज अक्यूज्ड, यहाँ बात हो रही है अक्यूज पर्सन की। देखो, अभी उसका मतलब दोष सिद्धि नहीं हुई है, अभी उसके ऊपर ट्रायल इंक्वायरी वगैरह चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है उसका, लेकिन अभी उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ कि ये अक्यूज है, कि मतलब उसने वो ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं किया, अभी सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, पेंडिंग है इसके अगेंस्ट में सारी चीजें। तो वेयर एनी पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, इट शैल बी ओपन टू द स्पेशल कोर्ट टू ट्राइंग हिम
to pass an order that all or any of the properties, movable, immovable or both belonging to him shall during the period of such trial, जब वो ट्रायल का पीरियड चल रहा है उस दौरान, अरे यार, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल, ठीक है, ट्रायल जब चल रही है ना उस टाइम पे, तो देखो अक्यूज पर्सन है, ये स्पेशल कोर्ट के पास में वो है, एक पावर है कि अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकता है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी मूवेबल इमूवेबल है जिससे बिलोंग करती हैं, शेल ड्यूरिंग द पीरियड बी अटैच्ड, उनको क्या कर लिया जाए, अटैच्ड कर लिया जाए, उनको क्या कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए, एंड वेयर सच ट्रायल एंड्स इन कन्विक्शन। अब जब अगर ऐसा हो कि ट्रायल एंड्स हो रही है, किस में हो रही है, कन्विक्शन, अब उसको क्या मिल गया है, कन्विक्शन मिल गया है, मतलब वो कन्विक्ट हो गया, कल्प्रिट हो गया, तो जो प्रॉपर्टी अटैच की थी शेल बी liable to the forfeiture to the extent to it is required for the purpose of realizations of any fine imposed under this chapter। और जितना फाइन उसको इम्पोज किया गया ना उसके रियलाइजेशन के लिए जितनी उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने की जरूरत है उतना ही करेंगे, एक्सीड नहीं करेंगे, उससे जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करेंगे जिसको अटैच किया गया था ड्यूरिंग द ट्रायल के टाइम पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। पहला बात करता है कन्विक्टेड पर्सन के बारे में, जिसकी पनिशमेंट क्लियर हो चुकी है, जिसको कोर्ट ने स्पेशल स्पेशल कोर्ट्स है उन्होंने इसको पनिशमेंट अवार्ड कर दी गई है, उसके एडिशन में उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपकी भाई साहब जो भी प्रॉपर्टी है चाहे मूवल हो इमूवल हो, उसको भी जो आपने यूज की गई है कमीशन के टाइम पे उसको हम क्या कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड में क्या बोल रखा है, सेकंड में बोलता है कि कोई अक्यूज पर्सन है, उस पर सिर्फ अभी आरोप लगे हुए हैं, दोष सिद्धि उसकी नहीं हुई है, ठीक है, अक्यूज है, उसकी ट्रायल चल रही है, तो ट्रायल के दौरान ही अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है तो एक ऑर्डर दे देगा कि उसकी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल इमूवेबल हो उसको क्या कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए, ठीक है, उसको अटैच कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है कि अगर ट्रायल जो है उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो कन्विक्शन निकल के आता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, फॉरफीचर कर लिया जाएगा, उतनी हम उसको जब्त करेंगे जितना कि उनकी जो भी फाइन है उस ऑफेंस के लिए जितना फाइन इम्पोज किया है कोर्ट ने उसका रियलाइजेशन हो जाए, उतना उसको बैलेंस हो जाए, उतना ही उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, जब्त किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो इसमें क्या बोल रखा है, चैप्टर 8 के अंदर प्रिजम्पशन दे रखी है एज टू द ऑफेंसेस, प्रिजम्पशन एज टू द ऑफेंसेस in a prosecution for an offense under this chapter, if it is proved that, अगर ये साबित हो जाता है कि an accused render any financial assistance in relation to the offense committed by the person accused of, मतलब accused person के द्वारा किसी भी व्यक्ति को क्या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही थी उस ऑफेंस को कमिट होने के लिए, और रीजनेबली सस्पेक्टेड है दैट कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, स्पेशल कोर्ट, और मतलब या तो उसने कमिटिंग करने के लिए या फिर रीजनेबल सस्पेक्ट है कि कमीशन हुआ होगा उस ऑफेंस का, तो इसमें स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, शेल प्रिज्यूम करेगा, कैसे, कि अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव दैट द पर्सन हैड अबेटेड द ऑफेंस, कि जो इस पर्सन ने उसको क्या है फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड किया है वो क्या कर रहा है, उसको अबेट कर रहा है उस ऑफेंस के लिए। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या है यहाँ, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन से हम क्लियर हो सकते हैं कि यहाँ हमारी जो कॉमन इंटेंशन है उसके बारे में बात की हुई है। ग्रुप ऑफ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अधीन कोई भी अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने क्या किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है, एंड इफ इट इज प्रूव्ड, और ये साबित हो जाता है दैट द ऑफेंस कमिटेड वाज अ सीक्वल ऑफ एनी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग द लैंड और एनी अदर मैटर, कि जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है ना वो एक सीक्वल था, मतलब एक सीरीज में था एक तरीके से, जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड के रिगार्डिंग या कोई अदर मैटर था उसके रिगार्डिंग ये चीजें चल रही थी। ठीक है, अदर मैटर, तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, तो ये कोर्ट के द्वारा प्रिज्यूम किया जाएगा कि द ऑफेंस वाज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन और इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। अगर वो जैसे कि मान के चलते हैं कि पहले से ही डिसाइडेड था उन लोगों का कि ये चीज होनी है इस तरीके से, वो लैंड को खाली नहीं कर रहा है या कोई और अदर मैटर है कि मकान को नहीं खाली कर रहा है, कोई भी चीज के ऑफेंसेस हैं, कोर्ट ऐसे प्रिज्यूम करके चलेगी कि उन लोगों की पहले से ऑलरेडी कॉमन इंटेंशन थी, उनकी कॉमन ऑब्जेक्ट था उनके पास ऐसा ऑफेंस कमिट करने के रिगार्डिंग। ठीक है, सी बोलता है द अक्यूज्ड वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज, अगर अक्यूज्ड को उसकी पर्सनल नॉलेज है विक्टिम की और उसकी फैमिली की, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करके चलेगी द अक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द कास्ट एंड द ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। ठीक है, अगर अक्यूज पर्सन के पास में पहले से ही उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी नॉलेज है कि विक्टिम क्या है, क्या करता है, उसका परिवार कैसा है, कहाँ रहते हैं, कौन है क्या नहीं, ये सारी चीजें अगर उसके पास उसकी पर्सनल नॉलेज, उसका पड़ोसी ही है और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है उसकी, ठीक है,
चाहे पहले दोस्त रहे हों वो एक दूसरे के। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि द अक्यूज वाज अवेयर ऑफ द कास्ट एंड ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। ठीक है, तो वो उसकी कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी के बारे में उसको नॉलेज थी, वो अवेयर था उसके बारे में। ठीक है, तो ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, मतलब कुछ बोल दिया हो या कुछ कह दिया हो किसी के बारे में जो कि इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और अक्यूज को पहले से पर्सनल नॉलेज है, तो वो ये ग्राउंड नहीं ले सकता है कि मुझे नॉलेज नहीं थी या फिर मैं अवेयर नहीं था उसके बारे में, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है कौन नहीं, मेरे यहाँ से निकल गया अनइंटेंशनली। तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि नहीं, तुमने इंटेंशनली किया है भाई, तुम जानते हो, इतने सालों से तुम इसके साथ में पड़ोस में रह रहे हो, तो तुम्हें नॉलेज है उसके बारे में कि वो क्या कास्ट है उसकी, क्या ट्राइबल आइडेंटिटी है उसकी, सब तुम्हें पता है। ठीक है, तो ये तुम नहीं ले सकते। कोर्ट इसमें प्रिज्यूम करके चलता है सेल्फ प्रिजम्पशन। तो इन तीनों में क्या है, कोर्ट शेल प्रिज्यूम करके चल रहा है कि उसने अबेट किया है। सेकंड में बोलता है कि शेल प्रिजम्पशन है कि ये जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रोसिक्यूशन में हुआ है। या फिर उसको शेल प्रिज्यूम करके चलता है कि उसको नॉलेज थी, अवेयर था उसकी कास्ट एंड ट्राइबल आइडेंटिटी के बारे में विक्टिम की। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कन्फर्मेंट ऑफ द पावर। सेक्शन 9 बात करता है कन्फर्मेंट्स ऑफ द पावर के बारे में कि नॉट विद स्टैंडिंग, सेक्शन 1 बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, मे इफ इट्स कंसीडर्ड नेसेसरी और एक्सपीडिएंट सो टू डू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, अगर उसको लगता है कि ये सही है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फॉर द कॉपिंग ऑफ विद एनी ऑफेंसेस, मतलब प्रिवेंट करने के लिए किसी भी ऑफेंसेस को, फॉर एनी केस और क्लास और ग्रुप ऑफ, उसके लिए जरूरी है। क्या करेगी, इन एनी डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या उसके किसी पार्ट में क्या करेगी, कन्फर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कन्फर करेगी। कन्फर करेगी बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट, किस पे करेगी, ऑन एनी ऑफिसर और द ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर पर कन्फर करेगी। क्या कन्फर करेगी, द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर दिस कोड, जो पावर्स पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक्सरसाइज एक्सरसाइज की जा रही है इस कोड के अंदर, अंडर द कोड, जो सीआरपीसी के अंदर। कोड का मतलब हमने यहाँ आ गया ना, कोड का मतलब आ गया ना, जो कहाँ दे रखा है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के बी में दे रखा है कि कोड क्या होता है। तो कोड का मतलब क्या आ गया, सीआरपीसी या बीएनएसएस। ठीक है, तो जहाँ कोड के अंदर या कोड के अंदर जो डेफिनेशंस दे रखे, मतलब जो पब्लिक सॉरी पुलिस ऑफिसर की जो पावर्स दे रखी है ना, उनको कन्फर कर सकता है किसी भी ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है उसके पास में, इन सच डिस्ट्रिक्ट और पार्ट देयर ऑफ, एज अ केस में भी, किस लिए, फॉर द सच केस एंड क्लास ऑफ, सच केस क्लास और द ग्रुप ऑफ केसेस के लिए, एंड इन पर्टिकुलर द पावर, पावर्स कौन कौन सी है, पावर ऑफ अरेस्ट की पावर हो गई। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन की पावर होगी, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस बिफोर द स्पेशल कोर्ट। तो ये पावर को किसी भी पुलिस ऑफिसर की जो पावर है जो कोड के अंदर दे रखी है, वो उनको किसी अदर ऑफिसर के पास क्या कर सकते हैं, कन्फर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि ऑल द ऑफिसर ऑफ द पुलिस, जो भी ऑफिसर है जो कोड के अंदर जो पुलिस ऑफिसर को पावर दे रखी है, वो पुलिस ऑफिसर और एंड ऑल अदर ऑफिसर द गवर्नमेंट, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, शेल असिस्ट करेंगे, असिस्ट करेंगे उस ऑफिसर को जिसको रेफर किया गया सबसेक्शन 1 के अंदर, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल स्कीम्स और ऑर्डर मेड देयर अंडर। मतलब इस एक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए या कोई रूल्स है या कोई स्कीम है, कोई ऑर्डर है, उनके एग्जीक्यूशन के लिए जिस ऑफिसर को पावर कन्फर की गई है उसको असिस्ट कौन करेगा, जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट के जो अदर ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे। तो क्या बोलता है, प्रोविजंस ऑफ द कोड शेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय एन ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1, कि जो प्रोविजन है ना कोड के, जितने प्रोविजंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की पावर्स दे रखी है, वो इस एक्ट के ऊपर भी क्या होंगी, जैसे सबसेक्शन 1 में जो ऑफिसर दे रखा है उसके ऊपर भी क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, वो उनको पावर्स को क्या कर सकता है, इक्वली जैसे पुलिस ऑफिसर एक्सरसाइज करते हैं उसी तरीके से वो भी क्या कर सकता है, उनको एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया है, जो कि प्री के हिसाब से है, एक्सेप्ट द सेक्शन 3 को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, 3 अब बहुत लंबा वेट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको यहीं खत्म करते हैं सीरीज को, और इसके आगे हम नेक्स्ट कल देखेंगे। नहीं तो फिर मैं इसको आज, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आज ही बता दूंगी, नहीं तो देखते हैं। ठीक है, अभी होने को तो हो जाए लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा फिर ये, और हमें इसको आराम से समझ समझ के एक एक चीज को हम इसमें अच्छे से देखेंगे कि ऑफेंसेस कौन से, एट्रोसिटी क्या होती है, किस तरीके से क्या किया जाता है, कैसे उनको
इन ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है। टेम्पल वर्शिप वगैरह ये सारी चीजें उनको नहीं होने देती हैं। वोट वगैरह इलेक्शन भी नहीं हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेशन भी से भी मना कर दिया जाता है। बल्कि वो इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट भी नहीं खड़े हो सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर आता है ऑफेंसेस। प्रॉपर्टीज उनकी जो भी लैंड होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको उनको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। और रिट्रीट किया जाता है उनको। तो ये सारी चीजें हैं और ये बहुत लंबा सेक्शन है। जेड सी तक है शायद, हाँ, जेड सी तक है। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर कन्विक्टेड पर्सन है उसके द्वारा किया जाता है, इंफॉर्मेशन गलत दे दें, मिसचीफ कर दें, तो ये सारी चीजें हम, फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो ये सारी चीजें हम कल देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं अपने में। ठीक है। ओके। आई होप ये सारी चीजें और तो सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये याद रखना। और जो भी प्रोविजंस मैंने आपसे पूछे हैं उनको आप प्लीज लिखें, बीएनएस के कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमारे सेक्शन 6 के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।